Hello friends, welcome back to Matnoi. So friends, in the previous video we have completed exercise 7.1 class 11 NCERT, and now finally we have reached to our main topic, which is permutation. So let's start. So friends, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि permutation का मतलब क्या होता है. Permutation means arrangement. अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए एक्सरसाइज 7.1, जिसमें हमने बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज़ किया, एक्चुअल में हम वहाँ पे परमुटेशन ही कर रहे थे. अब परमुटेशन का क्या मतलब हो गया, जैसे कि हमारे पास वहाँ पे एग्जांपल्स थी कि एक जैसे कोई भी वर्ड ले लेते हैं, जैसे हमने रोज़ की एग्जांपल पढ़ी थी, राइट. तो अगर मेरे पास हम वहाँ पे कैसे क्वेश्चंस कर रहे थे कि ये जो रोज़ है वर्ड, इसके 4 लेटर्स हैं और इन 4 लेटर्स को कितने डिफरेंट जो वेज़ हैं उसमें हम अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, सो दैट हमारे पास नए वर्ड्स बने विद और विदाउट मीनिंग. तो कितनी पॉसिबल वेज़ हैं या फिर कितने वर्ड्स ऐसे बनेंगे, तो वो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे. तो उसमें जब हम रोज़ को कितने इसके लेटर्स को कितनी वे में हम अरेंज कर सकते हैं, तो बेसिकली वी वर टॉकिंग अबाउट परमुटेशन, ठीक है. तो हम वहाँ पे परमुटेशंस ही कैलकुलेट कर रहे थे कि कितनी वेज़ उसकी आती हैं उसको अरेंज करने की, कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं. उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने इसकी जो हमने कैसे लिखा था कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं OSER, है ना, और ऐसे लिख सकते हैं SERO. तो मतलब अगर ध्यान से देखो तो हम कर क्या रहे हैं, हम बस इसके लेटर्स को रीअरेंज कर रहे हैं, ऑर्डर इसका चेंज कर रहे हैं. मतलब R जो फर्स्ट प्लेस था मैंने उसको लास्ट में भेज दिया, फिर इसको थर्ड पे भेज दिया. तो बेसिकली मैं जो इन लेटर्स का ऑर्डर है वो मैं चेंज कर रही हूँ, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि इसके जो लेटर्स हैं उसको मैं अरेंज कर रही हूँ अलग अलग वेज़ में, है ना. तो परमुटेशन का भी यही मतलब होता है. परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट. किसकी अरेंजमेंट, नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स की. ये हमारे पास जो लेटर्स हैं ऐसे हमारे पास डिजिट्स होंगे, है ना. तो हम उनको कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं और कितनी पॉसिबल वेज़ है हमारे पास अरेंजमेंट्स के बाद जो हमारे पास न्यू वर्ड्स बनेंगे, उन सब अरेंजमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, परमुटेशंस बोलेंगे. तो परमुटेशन की पहले बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हमारे पास कौन कौन से केसेस आने वाले हैं. मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हमने ऐसे पढ़े जिसमें ये लेटर्स जो हैं वो रिपीट कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे पढ़े जिसमें रिपीट नहीं कर सकते, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है हमारे पास कि जैसे ये वर्ड्स अलग अलग हैं, सारे लेटर्स अलग अलग हैं, RO ऐसे डिफरेंट लेटर्स हैं. क्या होगा अगर हमारे पास लेटर्स जो हैं वो रिपीट करें, जैसे ROOT लिख दें, रूट लिख दें, तो उसमें O रिपीट हो रहा है. तो उन केसेस में हम कैसे सॉल्व करेंगे, वो सारे केसेस हम देखेंगे, उसके बाद इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले परमुटेशन की डेफिनेशन क्या होती है वही देख लेते हैं. परमुटेशन की डेफिनेशन में कुछ नहीं लिखना. परमुटेशन जस्ट क्या है, अरेंजमेंट है. परमुटेशन permutation is an arrangement. किसको अरेंज करते हैं हम, किसका ऑर्डर चेंज करते हैं, अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स in a definite order taken some or all at a time. क्या मतलब होता है इसका, परमुटेशन का मतलब हो गया अरेंजमेंट नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स की एक डेफिनेट ऑर्डर में, ठीक है, जिसमें हम सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं एक साथ ले रहे हैं या फिर उनमें से कुछ ले रहे हैं. जैसे कि रोज़ के केस में हमने क्या किया था, इसका 4 लेटर वर्ड ही बनाना है अगेन. तो मतलब हम इसके 4 में से 4 लेटर्स ही यूज़ कर रहे हैं. लेकिन क्या होगा अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, जैसे मैं लिख रही हूँ मैथ्स लिख रही हूँ, ठीक है, तो इसके मुझे कोई 3 लेटर्स यूज़ करने हैं. तो 3 लेटर्स यूज़ करके मैं कितने डिफरेंट अरेंजमेंट्स बना सकती हूँ. तो देन हमारे पास कौन सा केस आ गया, सम, ठीक है. तो परमुटेशन क्या हो गई, परमुटेशन अरेंजमेंट है नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स की इट डेफिनेट ऑर्डर टेकन सम, जिसमें हम कुछ लें, ठीक है. जैसे इसमें अगर मैं 3 यूज़ करूँगी तो टेकन सम
और ऑल एट ए टाइम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, ओके, अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास इससे रिलेटेड डिफरेंट थ्योरम्स हैं या फिर केसेस बोल लो। वो केसेस क्या है, सबसे पहला केसेस या थ्योरम 1 इज़ थ्योरम 1 क्या है, अगर मेरे पास सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट हैं, मतलब जैसे ये वाला केस ले लें, अगर मेरे पास सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कोई वर्ड है उसके सारे लेटर जो हैं वो डिस्टिंक्ट हैं, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग हैं, ठीक है। उस केस में परमुटेशंस कैसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद एक केस ले लेंगे जब हमारे पास सारे ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट नहीं हैं, ठीक है। अगर मैं एक एग्जांपल यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखूँ, रूट, ठीक है। तो अगर मेरे पास ऐसा केस आ जाता है जिसमें सारे जो लेटर्स हैं या सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेम नहीं हैं, उस केस में परमुटेशन कैसे सॉल्व करेंगे। एंड फ्रॉम 1 इज परमुटेशंस कितनी, कैसे अरेंजमेंट्स या फिर कितनी अरेंजमेंट्स आएंगी, कैसे पता चलेगा, और वो केस कौन सा है, परमुटेशंस व्हेन all the objects are distinct, जब सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं अलग अलग हैं, मतलब ये वाली एग्जांपल जैसे, ठीक है। परमुटेशंस हम कैसे सॉल्व करेंगे, जब हमारे पास सारे ऑब्जेक्ट्स या सारे लेटर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। इसमें भी हमारे पास दो केसेस आएंगे। केस 1 इज़ व्हेन रिपीटेशन इज़ अलाउड, व्हेन रिपीटेशन इज़ अलाउड, जब हमारे पास रिपीटेशन अलाउड है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। सी यहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट हैं, डिस्टिंक्ट हैं, पर केस क्या है, जब हमारे पास रिपीटेशन अलाउड है, मतलब हम इन लेटर्स को रिपीट कर सकते हैं। तो अगर आपको याद हो मल्टीप्लिकेशन के प्रिंसिपल से रिपीटेशन अलाउड वाले में क्या करते हैं, तो अब भी हम वैसे ही करेंगे, बस हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा वो लिख लेते हैं। द number of permutations of n different objects, मान लो मेरे पास कितने टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं, 4 हैं, मतलब जैसे यहाँ पे 4 लेटर्स थे, ठीक है। टेकन आर एट ए टाइम, जिसमें से मुझे कोई आर लेने हैं, टेकन आर एट अ टाइम, देन व्हेन रिपीटेशन इज़ अलाउड, वो मैंने ऊपर ऑलरेडी लिख दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू कैसे लेंगे, n रेज टू पावर r, ओके। एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल ऐसा क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास एक वर्ड है, यही ले लेते हैं एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मेरे पास एक वर्ड है इक्वल, ठीक है, मेरे पास एक वर्ड है इक्वल, और मुझे क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करनी है डिफरेंट परमुटेशंस, मतलब मैं इसके कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 लेटर्स हैं, 5 लेटर्स में से मुझे कोई 3 लेटर्स यूज़ करके डिफरेंट परमुटेशंस फाइंड करनी है। मतलब मुझे पूछा गया है इसके कोई 3 लेटर्स यूज़ करके न्यू वर्ड्स फॉर्म करने हैं, और आपके पास वो कितने वर्ड्स बनेंगे, तो हम कैसे सॉल्व करें। मतलब अगर हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं कितने नए वर्ड बनेंगे, तो एक तरह से हम यही देख रहे हैं कि इसके कोई 3 जो लेटर्स हैं वो किस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं, राइट। तो उस केस में ये कौन सा केस हो गया, हमारे पास ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अलग हैं। ऑल्सो इसमें हमें इस क्वेश्चन में बोला गया है रिपीटेशन इज़ अलाउड, ठीक है। मान लो इस एग्जांपल में बोला गया है रिपीटेशन इज़ अलाउड, तो उस केस में हमारे पास कैसे करेंगे, n रेज टू पावर r, मतलब कितने टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं 5, और हमें कितने लेने हैं 3, ठीक है। हेयर ऐसे लिख देती हूँ मैं, हेयर n की जगह 5 है और मुझे कितने लेने हैं 3 लेने हैं, ठीक है। टोटल कितने हैं उसको हम n से रिप्रेजेंट करेंगे, और कितने लेने हैं एक टाइम पे उसको हम r से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हेयर n की वैल्यू कितनी होगी, 5 हो गई, टोटल इतने लेटर्स हैं और मुझे उसमें से कोई 3 लेके तो मुझे डिफरेंट परमुटेशंस या फिर अरेंजमेंट्स देखनी है। तो मेरे पास आंसर कितना हो जाएगा, 5 × 5 × 5 विच इज़ इक्वल्स टू 125। ओके, केस सेकंड इज
केस सेकेंड इज परमुटेशंस व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, ऑब्जेक्ट सारे अलग अलग हैं लेकिन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कितनी परमुटेशंस आएंगी, कितनी अरेंजमेंट्स आएंगी टोटल, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। लिख लेते हैं द नंबर ऑफ परमुटेशंस, द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट, टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, n different objects taken R at a time, जिसमें से मुझे कोई R लेने हैं और अब मेरे पास रिपीटेशन जो है वो अलाउड नहीं है। यहाँ एक कंडीशन लिख लेते हैं वेयर R इज़ लेस देन इक्वल्स टू n एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका क्या मतलब होता है, पहले डेफिनेशन कंप्लीट लिख लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। एंड द ऑब्जेक्ट्स जो हैं, एंड द ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रिपीट इज, कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो नोटेशन क्या है हमारे पास, NPR। कैसे लिखेंगे, परमुटेशन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, अरेंजमेंट्स देख रहे हैं, टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं और कितने लेने हैं उस टाइम, ठीक है। परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट्स फाइंड आउट कर रहे हैं, टोटल कितनी अरेंजमेंट्स होंगी, व्हेन देयर आर n ऑब्जेक्ट्स टेकन R एट अ टाइम। तो कैसे सॉल्व करते हैं, हमारे पास n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल। तो वो कैसे लिखते हैं हमारे पास, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R फैक्टोरियल। अब यहाँ आ जाते हैं वापस, इसका क्या मतलब है, ये कंडीशन क्यों लिखी है यहाँ पे, 0 लेस देन इक्वल्स टू R लेस देन इक्वल्स टू n। अब मेरे पास टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, n, ठीक है, उसमें से ये लेस देन इक्वल्स टू R मतलब क्या हो गया कि जो R है उसमें से, उन टोटल में से मैं जैसे यहाँ पे वापस आते हैं, इन टोटल में से मैं, जैसे n की वैल्यू यहाँ पे 4 है तो 4 में से मैं 4 भी ले सकती हूँ, तो मतलब R इक्वल्स टू n हो सकता है। और इसमें से मैं कोई 3 भी ले सकती हूँ, जैसे यहाँ पे 5 में से कोई 3 लेने थे तो R की वैल्यू जो है वो n से छोटी भी हो सकती है। तो मतलब क्या हुआ कि जो मैं टोटल नंबर ऑफ़ जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से मैं सारे के सारे भी ले सकती हूँ और मुझे कुछ नंबर दिया होगा, जैसे हमने डेफिनेशन में लिखा था टेकन सम और ऑल एट ए टाइम। तो जब हम सम ले रहे हैं मतलब कुछ ले रहे हैं इसमें से, जैसे 5 में से कोई 3 लेनी थी तो हमारे पास कंडीशन R इज़ लेस देन n वाली हो गई। तो अगर हमने सारे के सारे लेने हैं उसमें से, मतलब 4 में से 4 ले रहे थे इसमें रोज़ में, तो तब हमारे पास R इक्वल्स टू n हो जाएगी। अच्छा, ये क्या क्वेश्चन हुआ कि अगर हमने अगर हमारे पास R इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है, तो इस केस में मतलब हम इसमें से कितने ले रहे हैं, 5 में से 1 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, तो कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो ये वो कंडीशन मेंशन की है। अब इसका क्या मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है n इंटू n माइनस 1, ये वही प्रिंसिपल, ये फैक्टोरियल की डेफिनेशन होगी, n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2। और ये हमने कहाँ तक जाना है, कितनी परमुटेशंस हमारे पास होती हैं, n माइनस R प्लस 1 तक, ठीक है। तो जब हमने प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था ये, ठीक है। जैसे कोई एग्जांपल करेंगे, कोई एक वर्ड लेते हैं, जैसे मेरे पास एक वर्ड है नंबर, ओके। अब ये कैसा हमारे पास वर्ड है जिसमें ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, सारे लेटर्स हैं वो सारे अलग अलग हैं। अब इसमें हमने क्या करना है, डिफरेंट परमुटेशंस देखनी है। इसमें से मैं इसके 4 लेटर्स, ये कितने टोटल लेटर्स हैं, 6 लेटर्स हैं, और मुझे क्या करना है, इसके कोई 4 लेटर्स लेने हैं, ठीक है। मुझे इसके इन 6 लेटर्स में से 4 लेटर्स के वर्ड्स बनाने हैं और मुझे देखनी है कि वो कितने वर्ड्स में बना सकती हूँ, मतलब कितनी मेरे पास डिफरेंट परमुटेशंस या अरेंजमेंट आती हैं। तो अब मैं फिर सीधे क्या करूँगी, इस फॉर्मूला में फिल कर दूँगी। तो क्या लिखेंगे, NPR, यही था, ठीक है। तो मैं एक बार यहाँ लिख लूँ, हेयर n की वैल्यू कितनी है, 6, मतलब टोटल मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट हैं, 6, और मुझे कितने लेने हैं, 4 लेने हैं। तो अगर मैं NPR को इस फॉर्म में लिखूँ तो n मतलब 6, P
और 4, और इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, n फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस n माइनस r फैक्टोरियल। तो सॉल्व करेंगे 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल्स टू, सॉल्व करने पे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल करने पे आंसर कितना आ जाएगा, 6 इंटू 5 इज़ 30 एंड 30 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 360। मेरे पास एक वर्ड है एंगल, एक वर्ड है एंगल। इसके डिफरेंट लेटर्स, कितने लेटर्स हैं मेरे पास, टोटल 5 लेटर्स, मतलब हेयर n इक्वल्स टू 5। हमारे पास क्या है, अभी ऐसे एग्जांपल लेते हैं कि अब जैसे ये उसी केस में, जैसे केस सेकंड पढ़ रहे हैं जिसमें हमने ये पढ़ा कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, तो ये सारे डिस्टिंक्ट हैं। और हम ये पढ़ रहे हैं कि जब जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रिपीट। तो अब मुझे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मुझे इस एंगल में जो 5 लेटर्स हैं उन लेटर्स को अरेंज करके या फिर उनके ऑर्डर्स चेंज करके, या फिर ऐसे बोला गया है कि इसके 5 लेटर्स ही यूज़ करने हैं और डिफरेंट वर्ड्स बनाने हैं, तो मैं कितने टोटल वर्ड्स बना सकती हूँ। तो मतलब ये पूछा गया है कि इसकी डिफरेंट परमुटेशंस या फिर अरेंजमेंट्स निकालो। तो मैं क्या करूँगी, इसको दोनों वेज में सॉल्व करके देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से भी और अभी जो हमने परमुटेशन का फॉर्मूला पढ़ा उससे भी। तो परमुटेशन का फॉर्मूला इस हमने क्या पढ़ा, NPR है ना, टोटल n ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम। तो कैसे सॉल्व करते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो सॉल्व करते हैं, n की वैल्यू कितनी है 5, तो मुझे 5 के 5 लेने हैं, 5 माइनस, तो r क्या होता है, जितने हमें नंबर उस टाइम पे यूज़ करने हैं। तो मुझे ये बोला गया कि 5 के 5 यूज़ करने हैं, तो मैं r की जगह क्या लिखूँगी 5। सॉल्व करने पे कितना आएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। और हमने एक नोट लिखा था इंपॉर्टेंट, जिसमें हमने ये पढ़ा था 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 होता है। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 1, तो सॉल्व करेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो आंसर कितना हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20, 3 2 ज़ा 6, तो 120, ठीक है। तो हमारे पास कितने डिफरेंट परमुटेशन या फिर अरेंजमेंट्स आएंगी, मेरे पास 120। अब इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करें तो क्या आएगा, अब यहाँ पे क्या है, रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये इसका क्या मतलब होता है, 5 फैक्टोरियल ही तो होता है। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास कि अगर हमारे पास ये जो लेटर्स हैं ये सारे डिस्टिंक्ट हैं और ये लेटर्स रिपीट भी नहीं कर रहे हैं और मुझे सारे के सारे लेने हैं, तो उस केस में मुझे सिंपली क्या कर देना है, जितना भी नंबर है, जो भी n की वैल्यू है, बस उसके साथ फैक्टोरियल लगा लेना है। जैसे एक वर्ड है फ्रूट, ठीक है, 5 लेटर्स हैं इसके, n इक्वल्स टू 5, और मुझे बोला गया है इसके 5 के 5 लेटर्स यूज़ करके मुझे क्या बनाने हैं, न्यू वर्ड्स बनाने हैं। तो मैं टोटल कितने न्यू वर्ड्स बना सकती हूँ विद और विदाउट मीनिंग। तो मतलब ये पूछा गया है कि इसकी डिफरेंट परमुटेशन सॉल्व करो। तो उस केस में मैं क्या करूँगी, सीधे n फैक्टोरियल लिख दूँगी, मतलब 5 फैक्टोरियल। तो आंसर विल बी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और जो अभी हमने सॉल्व किया 120। तो ये एक हमारे पास केस हो गया। अब नेक्स्ट केसेस, थ्योरम 1 में हमने 2 केसेस पढ़े। थ्योरम 1 थी हमारे पास कि जब सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट हैं, और उसमें हमने 2 केसेस पढ़े, जब रिपीटेशन अलाउड है तो कैसे सॉल्व करेंगे, और जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो कैसे सॉल्व करेंगे। अभी हमारे पास थ्योरम 2 है। थ्योरम 2 क्या है, व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, मतलब सारे ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट नहीं हैं, उनमें से जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेम भी हो सकते हैं। जैसे लिख लेते हैं, परमुटेशंस when all the objects are not distinct, जब सारे ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट नहीं हैं उस केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे। डिस्टिंक्ट नहीं है मतलब जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही एक वर्ड लिखा था रूट, है ना, तो अब इसमें इसके 4 लेटर्स हैं, है ना, इसके 4 जो हैं, इस वर्ड के 4 लेटर्स हैं, ROOT। तो अब इसमें सारे ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट नहीं हैं।
आर ओ डिफरेंट है और ओ डिफरेंट है, लेकिन ये दोनों जो आर हैं वो सेम है, ये जो है रिपीट हो रहे हैं। उस केस में परमुटेशंस कैसे सॉल्व करेंगे? अब इसका फ़र्क पड़ने वाला है। कैसे फ़र्क पड़ेगा? अगर मैं इसको अरेंज करती हूँ, ठीक है, तो ये जैसे मैं अगर इसको ऐसे लिख देती हूँ आर, अच्छा मैं टी पहले लिख लेती हूँ। अब इन दोनों आर ओ को मैंने इसके अंदर शिफ्ट कर दिया, पहले वाले को सेकंड टाइम लिख दिया, सेकंड प्लेस पे लिख दिया, और सेकंड वाले को फर्स्ट में। लेकिन देखने में तो यही है ना कि ओ ही है, ये है ना, ओ ही मैंने 2 बार लिख दिया हुआ है। तो अभी हमारे पास जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो हम ऐसे, फिर हमारे पास 2 केसेस बनने वाले हैं कि एक बार मैंने ऐसे लिख दिया, एक बार मैंने सिंपल ये फर्स्ट, जैसे मैंने इसको 1 और 2 लिख देती हूँ। पहले मैंने क्या लिख दिया, आर ये वाला 1 है और ये वाला 2, ये वाला फर्स्ट है और ये वाला सेकेंड। अब देखो, कहने को तो ये 2 डिफरेंट परमुटेशंस हैं, है ना, लेकिन ये पढ़ा दोनों एक जैसा जाएगा, ठीक है। तो फिर हमारे पास इस चीज़ का आगे हमें फ़र्क पड़ने वाला है। तो इसीलिए इसके लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे? इस केस में हम क्या करेंगे, हमारे पास डिफरेंट परमुटेशंस कैसे आएंगी, द नंबर ऑफ permutations of n objects where, जिनमें से मान लो मेरे पास 10 n ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से कोई p ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो रिपीट कर रहे हैं, where p ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ द सेम काइंड and rest are all डिफरेंट, और जो बाकी बचे वो सब अलग अलग हैं। तो उस केस में हम परमुटेशंस कैसे सॉल्व करेंगे, n फैक्टोरियल अपॉन जो चीज़ रिपीट कर रही है, मतलब जितने टाइम रिपीट कर रही है उतने टाइम क्या लिख देंगे, फैक्टोरियल लिख देंगे। जैसे मैंने ये एग्जांपल लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा पहले इसको इस जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इन जनरल फॉर्म में मीन्स कि अगर ये तो मैंने एक पी से ही लिखा है ना, तो एक अगर रिपीट करा तो उसको कैसे लिखेंगे, इन जनरल। मान लो मेरे पास P1 P2 P3 है ना, सो ऑन अप टू Pk, ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं आर ऑफ सेम काइंड। तो उस केस में मेरे पास परमुटेशंस कैसे आने वाली हैं, देन द नंबर ऑफ परमुटेशंस then the number of permutation is equals to n factorial upon p1 factorial into p2 factorial into p3 factorial up to so on pk factorial। जैसे एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल क्या है, यही ले लेते हैं रूट, ओके। अब जब मेरे पास डिस्टिंक्ट, यहाँ पे वापस आते हैं, जब मेरे पास सारे डिस्टिंक्ट होते हैं और मुझे रिपीटेशन अलाउड नहीं है ना, तो मैं कैसे सॉल्व कर सकती हूँ? सॉल्व करने के लिए मेरे पास क्या था, n मतलब कितने हैं टोटल, 1 2 3 4, ठीक है। 4 मेरे पास टोटल जो है वो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो लिखूँगी 4 फैक्टोरियल अपॉन n अपॉन जो रिपीट कर रहा है और वो कितने टाइम्स रिपीट कर रहा है, ओ अगर रिपीट कर रहा है तो कितने टाइम्स, 1 2, 2 ऐसे हैं जो रिपीट कर रहे हैं या फिर 2 ऐसे हैं जो सेम काइंड के हैं, तो ऐसे क्या लिखेंगे, 2 फैक्टोरियल। तो सॉल्व कैसे करेंगे, 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल्स टू 12। तो ये ऐसे वर्क करेगा। तो ये थे हमारे पास थ्योरम 1 एंड थ्योरम 2, जिसमें हमने डिफरेंट केसेस पढ़े। अब मैं एक रिमार्क लिख देती हूँ कि आपको इजी हो जाए याद रखना। रिमार्क क्या है, आपको ये बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा होगा या फिर बहुत ही थ्योरी या फिर ये सब लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी, जब आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करोगे तो आपको यही बहुत इजी लगने वाला है। बस आपको ये चीज़ें याद रखनी है छोटी छोटी, कि कौन से केस होगा तो कैसे सॉल्व करना है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो जो हमारी है वो एक्सरसाइज 7.2 और 7.3 पे होगी, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ईजी भी। तो जब आप वो क्वेश्चंस करोगे तो आपको इन सब चीज़ों का मतलब बहुत ईजीली पता चल जाएगा। बाय।